इतनी देर कहाँ लगा दी राजू, कब से इंतजार कर रही हूँ। राधिका ने उसके हाथ से बैग लेते हुए पूछा। ऑफिस के काम से बाहर गया था, एक फ़ोन ही कर दिया करो। उसने पानी का गिलास राजी को देते हुए कहा। फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, कपड़े बदल के आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। राधिका को उसका ये व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। हमेशा चहकने वाला उसका पति राजीव कुछ दिनों से बदल सा गया था। राधिका ने जानने की कोशिश की तो उसने ऑफिस में ज़्यादा काम का बहाना कर दिया। वह समझ चुकी थी कि कोई और ही कारण है, परंतु कैसे पूछे। खाना खा के राजू सोने चला गया। राधिका जानती थी कि वह उसे नहीं बताना चाहता, वरना अब तक बता दिया होता। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। नाश्ते के बाद काम से जा रहा हूँ कहकर निकल गया। आज तक किसी भी रविवार उसने राधिका के बिना नहीं गुजारा था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसने राजीव के खास दोस्त विनोद को फ़ोन किया। हेलो हेलो विनोद भैया, मैं राधिका बोल रही हूँ। हाँ भाभी, कहिए कैसी हैं और कहाँ हैं। भैया कुछ बात करनी है आपसे, कहिए भाभी। राधिका ने विस्तार के साथ उसे सब बता दिया। ओह अच्छा भाभी, मैं पता करता हूँ। इसकी बचपन की आदत है, खुशियाँ होगी तो दुनिया के साथ बांटेगा, परेशान होगा तो किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये तो कुछ नहीं बोलेगा। मैं कहीं और से पता करता हूँ, आप टेंशन मत लो। बस इसका ध्यान रखिए और उल्टा सीधा मत सोच लेना। वह आपसे बहुत प्यार करता है, मैं जानती हूँ भैया। बस इनको परेशान नहीं देख सकती। वह सुबह उठी। भाभी प्लीज, सब कुछ ठीक होगा, आप मुझ पे छोड़ दो और आराम करो। आखिर उसने पहले राजीव से ही बात करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन सुबह राजीव के घर के पास पहुंच गया। राजीव का स्कूटर दिखते ही उसने बीच रास्ते पर आके राजीव को रुकने का इशारा किया। स्कूटर रुकते ही वह पीछे बैठ गया। राजीव कुछ पूछता इससे पहले ही वह बोला, चल अपने अड्डे पर। अरे पर मुझे ऑफिस, भाड़ में गया तेरा ऑफिस, तू चल। राजीव अब कुछ बोल ही नहीं सकता था। उसे पता था कि विनोद अब मानने वाला नहीं है। आखिर बचपन की दोस्ती जो थी, उसने स्कूटर पार्क की और मोड़ दिया। पार्क के कैंटीन पहुंचकर दोनों पेड़ों के बीच बनी सीमेंट की कुर्सियां और टेबल पर जा बैठे। थोड़ा चुप रहने के बाद विनोद बोल उठा, अब बताएगा भी या नहीं। कुछ नहीं है बताने को, कुछ भी तो नहीं है। देख राजीव, मेरा दिमाग खराब मत कर। विनोद सिगरेट जलाता हुआ बोला, तेरा दिमाग सही कब रहता है। राजीव ने हंसने की कोशिश की। ये खोखली हंसी रहने दे राजीव, तूने मुझे नहीं बताया, ये बात और है। तुझे भाभी को तो बताना चाहिए था। नहीं, राधिका को इस बारे में कुछ नहीं बताना। ये सब बता के मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। अभी तक जब मैं ही कुछ नहीं भुला सका, फिर उसने तो भुगता है यार। ठीक है, पर बताना तो चाहिए। ये छुप छुप कर कब तक कर पाओगे। अगर भाभी को बाद में पता चला तो तुम पे से कहीं उनका भरोसा न उठ जाए। मैं क्या करूं यार, लगता है पागल हो जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों परिवार में हुए झगड़े की वजह से अलग हुए थे ना, उस बात को 2 साल बीत चुके हैं। अब तक तो भाभी का गुस्सा भी कम हो गया होगा। मेरे ख्याल से बताने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं विनोद, बात इतनी सी नहीं है कि झगड़े पे घर छोड़ दे। ऐसी नहीं है राधिका। ऐसा क्या हुआ था, तूने तो कहा था कि माँ ने भाभी को कुछ बुरा भला कहा था और तुमको भी, इस वजह से तुम दोनों अलग हुए। चल पूरी बात बता। तू तो जानता है कि माँ मेरे और राधिका के प्रेम विवाह से कभी खुश नहीं थी। उठते बैठते राधिका को ताने मारती रहती, उसके माँ बाप तक को गालियाँ। राधिका चुपचाप सहती रहती और मुझसे भी कहती, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे अलग घर लेने की बात करता तो कहती, मैं बेटे को माँ से अलग करने का पाप नहीं करूँगी। फिर खुशखबरी मिली कि मैं और राधिका मम्मी पापा बनने वाले हैं। माँ फिर भी खुश नहीं लगी। राधिका सारे दिन घर का काम करती रहती और माँ बड़ी भाभी के और उनके दोनों बच्चे पर ही प्यार लुटाती रहती। एक तो बड़ी भाभी पैसे वाले घर की हैं और फिर भैया की कमाई मुझसे दोगुनी।
बस माँ इसी बात के ताने दिया करती राधिका को। 7वां महीना लगा था। माँ को उसकी गोद भराई में कोई दिलचस्पी नहीं। ये देख राधिका के माँ बाप उसे मायके ले जाने के लिए माँ की आज्ञा लेने आए। नमस्ते बहन जी, राधिका के माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कहिए कैसे आना हुआ? जी वह पहली जचगी है राधिका की, आपकी आज्ञा से उसे ले जाने आए हैं। राधिका के पापा ने फलों की टोकरी और मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखकर हाथ जोड़कर कहा, मेरी बला से हमेशा के लिए ले जाओ। माँ ये आप क्या कह रही हैं? राधिका तड़प के बोली, आप नहीं कहेंगी तो नहीं जाऊंगी। बाहर में जा, तू और तेरा खानदान, जा मर, मुझे क्या लेना। राधिका के माँ पापा को राधिका के साथ माँ के इस तरह व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। राधिका ने कभी उनको पता नहीं चलने दिया था। अचानक माँ को इस रूप में देख राधिका के पापा को गहरा सदमा लगा और उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ गया। अपने पापा को इस हाल में देख राधिका ने माँ को चुप हो जाने की विनती करते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। तभी मैं भी घर पहुँच गया था। मुझे देखते ही माँ ने जोर से एक लात राधिका को मारी और मुझसे बोली, ओ शहजादे, संभाल अपनी पत्नी और सास की नौटंकी। मेरे घर में कलेश कर रखा है, दफा करो इन सबको यहाँ से। ऐसे में माँ ने ये भी नहीं देखा कि उसकी मारी लात राधिका के पेट पर पड़ी थी और मारे दर्द के वह तड़प उठी थी। एक तरफ उसके पापा अपनी छाती को पकड़ जमीन पे गिर चुके थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। राधिका की माँ रो रो कर अपने बाल नोच रही थी। मैंने फ़ोन कर एम्बुलेंस मंगाई। राधिका और उसके पापा को एक ही एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। राधिका की रोती कलपती माँ कभी पति को पुकारती, कभी बेटी को। अफसोस की अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने राधिका के पापा को मृत घोषित कर दिया। राधिका की माँ को संभालने के लिए मैंने उसके भाई को फ़ोन कर दिया। उसके भाई के आते ही मैं डॉक्टर की ओर लपका। डॉक्टर साहब, मेरी राधिका। आप ही राधिका शर्मा के पति हैं? जी राजीव शर्मा। जी बच्चा पेट में मर चुका है, हमें ऑपरेशन कर अभी निकालना होगा। आप फॉर्म साइन करिए जल्दी। राधिका के होश में आने के बाद उसे संभालने में बहुत दिन लग गए। पापा और बच्चे की मौत ने उसे तोड़ दिया था और उसने उसी दिन मुझसे कह दिया कि अब वह जिंदगी में कभी मेरी माँ का मुंह नहीं देखेगी। मैं चाहूँ तो वह मुझे भी छोड़ सकती है। मैं भी कहाँ 2 मौतों की वजह को माफ़ कर सकता था। इसलिए राधिका को उसके मायके से ही अलग घर में ले गया। उसके बाद उस घर में ना हमने किसी से पूछा, ना हमने किसी को। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ था और इसमें कोई शक नहीं है कि आंटी की गलती भयानक थी, पर ऐसी हालत में तो तुम्हें उनका साथ देना होगा। पर किस मुंह से ये राधिका से कहूँ? उस हादसे को 2 साल हो गए हैं राजीव। शायद भाभी का दुख और गुस्सा कुछ कम हो गया हो, उन्हें बता देना चाहिए। मुझ में तो हिम्मत नहीं विनोद। अच्छा, पर ये सब हुआ कैसे? ऑफिस में था कि हमारे पड़ोसी सुरेश अंकल के मित्र नितिन ने बताया। पूरी बात बता। हमारे घर छोड़ने के बाद माँ और भैया भाभी ने हमसे सब ताल्लुक ख़त्म कर दिए थे। मैं और राधिका भी कभी वहाँ नहीं गए। यहाँ तक कि राधिका अपना सारा सामान, जेवर, कपड़े तक लेने नहीं गई। कभी उसकी जुबान से उस घर के बारे में एक शब्द तक नहीं निकला। मैंने भी कभी उस घर की बात नहीं छेड़ी। नितिन और मेरा ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। तू तो मिल चुका है ना उससे। उस दिन शाम को जब मैं घर के लिए निकला तो वह मुझे लिफ्ट में मिल गया। मैंने यूं ही पूछ लिया कि क्या हाल है सबका। उसे लगा होगा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूं। उसने कहा कि चलो कैंटीन में बैठते हैं। वहां उसने बताया कि भैया और भाभी ने तुम्हारी माँ को ये कहकर घर से निकाल दिया है कि जो अपनी गर्भवती बहू के पेट में लात मारकर अपने ही खून का खून कर सकती है, उसे अपने बच्चों के पास नहीं रख सकते। तुम्हारे भैया ने उन्हें वृद्धा आश्रम में भर्ती करवा दिया था। इस बात को 19 महीने बीत गए हैं। तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हें और भाभी को याद करके रोती रहती और अपने को कोसती रहती, कहती अच्छा ही हुआ मैं इस लायक हूँ
मुझे तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा उनसे 2 बार मिलने गए थे। उन्होंने तुम्हारे भैया को भी समझाने की कोशिश की, पर तुम्हारे भैया ने कह दिया कि 5,000 महीने का खर्च दे तो रहा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। 8 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया। आश्रम वालों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तुम्हारे घर भी खबर कर दी गई, पर कोई आया नहीं। तुम्हारे भैया भाभी गर्मी की छुट्टियों के लिए गए हुए हैं, कब आएंगे वह भी नहीं पता। ओह, ये तो बुरा हुआ राजीव। मैं क्या करूं विनोद, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसी भी है मेरी माँ है, पर मैं किसी भी कीमत पे राधिका को दुखी नहीं कर सकता। रोज माँ को देखने जाता हूँ, माँ कुछ बोलती नहीं, पर मुझे देख उसके आंसू लगातार बहते रहते हैं। मैंने माँ का कमरा बदलवा दिया है, एक औरत भी देखभाल को रख दी है, पर कब तक मेरी बात मान, भाभी को बता दे। नहीं, ये मेरे बस का नहीं। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद राजीव ऑफिस निकल गया। कुछ सोचने के बाद विनोद ने राधिका को फोन कर उसे वहीं बुला लिया। उसके आने के बाद विनोद उसे सारी बात विस्तार से बता। राधिका बड़े ध्यान से सारी बात सुनकर खामोश हो गई। विनोद उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा। कुछ देर बाद राधिका ने कहा, भैया आप मुझे अस्पताल ले जा सकते हैं। हाँ, मगर आप चलिए भैया। और दोनों अस्पताल को चल दिए। राधिका को देख माँ की आंखों से आंसुओं की नदी बह चली। वह दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। राधिका ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ माँ के हाथ पे रख दिया और दूसरे से उसके आंसू पोंछने लगी। फिर वह मुड़ी और बोली, भैया प्लीज राजीव को बुलाओ अभी। विनोद के फोन करने के बाद राजीव आधे घंटे में अस्पताल पहुंच गया। सुनो उसे देखते ही राधिका ने कहा, राधिका तुम यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर यह कैसी बात कर रहे हो राजीव, ये सब बातें घर पे करेंगे। अभी तुम माँ को घर ले चलने का इंतजाम करो। छुट्टी मिल गई है ना? छुट्टी तो 2 दिन पहले ही। राजीव बोलता बोलता रुक गया। चलो फिर घर चलो, मैं माँ के कपड़े बदलवाती हूँ, तुम पेपर वर्क करके आओ। फिर उसने विनोद से पूछा, भैया क्या आप एक टैक्सी मंगवा देंगे? हाँ मैं लाता हूँ भाभी। मन ही मन वह राधिका की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। बहुत कमज़ोर हो गई थी। इन 2 सालों में उसका वजन भी गिर गया था। अब वह पश्चाताप में डूबी आंखों को जमीन पे गड़ाए एक असहाय मालूम होती थी। उसे अपने आप चलने में नाकाम देख राधिका उसे सहारा देकर टैक्सी तक लाई। राजी तो सिर्फ अपनी राधिका की प्यारी सी सूरत ही देखे जा रहा था। टैक्सी में बैठने से पहले वह विनोद के गले लग, मैं किस तरह से तुझे धन्यवाद कहूँ? अबे चल धन्यवाद का बच्चा। और दोनों हंस पड़े। रात को सोते समय राजीव ने राधिका से पूछा, तुम तो माँ से इतनी नफरत करती थी, फिर भी उन्हें घर ले आई। वह नफरत नहीं, दुख और गुस्सा था, जो समय के साथ कम हो जाता है। और फिर इस हाल में उन्हें किसके सहारे छोड़ सकते हैं? उन्हें उनके किए की सजा भगवान दे चुके हैं। 2 बेटों के रहते माँ को आश्रम में इतने समय रहना पड़ा, ये क्या कम सजा है? मानती हूँ कि अभी तक मैं सब कुछ नहीं भुला पाई, पर मेरा यकीन करो, मैं माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करूँगी। तुम बहुत अच्छी हो राधिका। अच्छा जी, पहले ही बता देते तो इतने दिन परेशान नहीं होते। मैं तो डर गया था। तुमने तो माँ का चेहरा न देखने को कहा था। हाँ कहा था। क्या माँ का चेहरा अब भी वैसा ही लगा तुम्हें? अब तो वो एक माँ ही नजर आई मुझे। वह मगरूर चेहरा और उसके वह नफरत वाले भाव समय की चक्की में पिस चुके हैं राजीव। राजी ने उसे अपने गले से लगा लिया। सुबह उठकर राधिका माँ के कमरे में चाय लेकर गई। वह राधिका को देखते ही रोते हुए एक बार फिर से उससे माफ़ी मांगने लगी। बेटा, मेरा गुनाह ऐसा नहीं है कि जिसे माफ़ किया जाए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बहू, जो चाहे मुझे सज़ा दे दो, लेकिन अब मुझे आश्रम मत भेजना। माँ, मैं कौन होती हूँ आपको सज़ा देने वाली? आपको सज़ा तो भगवान ने खुद दिया है कि 2 बेटे को होते हुए
आपने इतने दिन वृद्धा आश्रम में काटे, अब आपकी सज़ा खत्म हुई है और अब आप अपने बेटे बहू के साथ इस घर में रहोगी। माँ बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगते हुए नहीं, यह कहते हुए राधिका उनके गले लग गई। राजीव दूर खड़ा इस दृश्य को देख रहा था, उसकी भी झरझर आंसू बहने लगे और आज से अपनी पसंद पर नाज हो रहा था कि राजीव को उसने पसंद कर शादी की थी। 1 साल बाद ही राजीव और राधिका के गोद में एक नन्ही सी बेटी को लेके माँ के साथ शहर के बाहर मंदिर में दर्शन करने गए। ये माँ की मन्नत थी जो वह पूरी करने आए थे। दादी बनकर खुशी में माँ ने अपने हाथों से गरीबों में बांटने के लिए लड्डू बनाए थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।